Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 20 मार्च को टी 5994 की नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की जो सीएम थी उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जैसा आपको पता है कि जो हाई कोर्ट ने जो सीएम थी उसे डिसमिस कर दिया। तो उसी के साथ देखिए एक क्वेश्चन बहुत बड़ा राइज होता है कि क्या एक्चुअल में नॉन अफेक्टेड कैंडिडेट को इस तरह से पहले ज्वाइनिंग दी जा सकती है और क्या कभी पहले कहीं भी किसी भी रिक्रूटमेंट में ऐसा देखने को मिला है जहां पे नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को पहले ज्वाइनिंग दी गई हो, और अगर ज्वाइनिंग दी जा सकती है तो किन कंडीशन में दी जा सकती है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी, कौन सी परिस्थितियां होगी जिसमें नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को पहले ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और उससे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एक्चुअल में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है कौन, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो देखिए यही है। बहुत सारे कैंडिडेट को तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो अफेक्टेड कैंडिडेट है या फिर नॉन अफेक्टेड कैंडिडेट है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो कैंडिडेट के माइंड में अभी भी चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स पे आपके डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर मैं करूँ कि क्या नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को पहले ज्वाइनिंग दी जा सकती है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा यस। टी 5994 में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को पहले ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है कि अफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट एक्चुअल में है कौन। तो देखिए पिछले कुछ हेयरिंग से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पंजाबी पेपर ए है उसे कैंसिल करने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है कि शायद पंजाबी पेपर ए को कैंसिल किया जाए। इसी को लेकर देखिए कैंडिडेट के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। बाकी देखिए इसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फाइनल सिलेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे पेपर ए कैंसिल किया जाए या फिर न किया जाए। तो वो सभी कैंडिडेट जिनके सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे पेपर कैंसिल हो या ना हो, उन्होंने पेपर बी में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो वो सभी कैंडिडेट अपने आप को नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की कैटेगरी में लेके चले। वो सभी कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट हैं। उम्मीद है कि अब आपको जो इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लेरिफाई हुआ होगा। तो अब बात आती है ये क्वेश्चन अराइज ही कहाँ से हुआ। अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड कैंडिडेट, पहले तो ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं, तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अभी आपने सुनी होगी कि टी 5994 के साथ में ही पैरेलल में टी 2364 की रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो भी चल रही है। और उसमें देखिए हाई कोर्ट काफ़ी टाइम पहले ही डिसीजन दे चुका है कि टी 2364 के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। उसके बाद भी देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा है, एनआईएस कैंडिडेट का जो मुद्दा है, उसकी वजह से जो 2364 की रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में देखिए ऑब्वियसली है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ ईटीटी के बेस पे 2364 में अप्लाई किया था, तो उन कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट का भी नुकसान हो रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए 5994 के जो कैंडिडेट है जिन्हें पता है कि पेपर ए कैंसिल हो या ना हो, उनके सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उन सभी कैंडिडेट ने एक याचिका दायर की कि एटलीस्ट हमें तो ज्वाइन करवा दिया जाए। और उसके बाद देखिए आपको पता है जो सीएम की जो सुनवाई थी 20 मार्च, उसमें क्या कुछ हुआ। देखिए बेसिकली कैंडिडेट को डराया जा रहा है, उन्हें ये मैसेज किया जा रहा है कि अगर नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की पहले ज्वाइनिंग हो गई तो जो अफेक्टेड कैंडिडेट है उनका क्या होगा, उनकी फिर कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, नॉन इफेक्टेड की फिर कोई भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इस तरह के डिफरेंट मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। और देखिए जो ये मैसेज करने वाले जो लोग हैं ये बेसिकली वो लोग हैं जो आपको हर एक ग्रुप में देखने को मिलेंगे, चाहे वो 3000 की लिस्ट हो, 5994 के कैंडिडेट हो, चाहे वो अफेक्टेड की कोई ग्रुप बना हो, नॉन इफेक्टेड का कोई ग्रुप बना हो, सब हर एक ग्रुप में आपको ये लोग देखने को मिलेंगे। इनका खुद का सिलेक्शन होना नहीं है, इनका मेन टारगेट है कि किस तरह से कैंडिडेट को डिमोटिवेट किया जाए, कैंडिडेट का माइंड वॉश किया जाए। इस तरह के मैसेज पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आप खुद सोच के देखिए टी 5994 में कितने ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पेपर ए में जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फिर कह सकते हैं जिनका पेपर ए क्वालिफाई नहीं हुआ और पेपर बी में बहुत अच्छा स्कोर आया होगा। देखिए गिनती के ही कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पेपर ए क्वालिफाई न होने की वजह से वो पेपर बी में कंसीडर नहीं हुए, या फिर जिन्हें बाद में कंसीडर किया जा सकता है। देखिए मेन इशू यहाँ पे पेपर ए को लेके है कि पेपर ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस तरह के इशू बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को है कि परेशान है इसी चीज़ को लेके। आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि पेपर ए जिस कैंडिडेट का क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर उन कैंडिडेट को बाद में इंक्लूड भी किया जाता है तो गिनती के कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फिर जिनको रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हज़ारों कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे और हज़ारों कैंडिडेट और आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको ये चीज़ समझने की बिल्कुल ज़रूरत है कि इस टाइम टी 5994 में जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उसमें से मोर देन 80% कैंडिडेट ऐसे हैं
जो कि नॉन इफेक्टेड की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उसमें 80 to 85% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें ज्वाइनिंग दी जा सकती है। पर मेन मुद्दा यही है कि जो नॉन इफेक्टेड को और इफेक्टेड कैंडिडेट को लेकर जो ये रूमर्स फैलाई जा रही है, जिससे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अभी देखिए, मैं आपको बिल्कुल विद फैक्ट मैं आपको क्लियरिफाई करूंगी कि कौन तो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है और नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को किस तरह से ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और न सिर्फ दी जा सकती है, मैं आपको विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे किस तरह से नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग पहले भी दी गई है। और देखिए अब क्या होगा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो कि कमेंट करेंगे कि इसके ये खुद नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है, यानी वो मेरे लिए बोलेंगे कि ये खुद नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है, तो इसीलिए क्या है कि ये नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट का फेवर कर रही है। तो देखिए, आप अगर इस चैनल से पहले भी काफ़ी टाइम से अगर जुड़े हुए हो, अगर आपने पहले भी इस चैनल पे कोई वीडियो देखी है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने कभी भी इस चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली जिसमें मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, या फिर मैंने कोई ऐसी आज तक इस चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली जिसमें मैंने ऐसी कोई बात बोली हो जिससे 59-94 काडर को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या फिर पूरे काडर के लिए गलत हो। बेसिकली मैंने कभी किसी का फेवर नहीं लिया। और यहाँ पे अगर बात करते हैं अफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड की, तो खुद सोच के देखिए, मोर देन 80% कैंडिडेट ऐसे है जो कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है। तो मोर देन 80% कैंडिडेट भी अगर नॉन इफेक्टेड है और अगर उनके पक्ष में भी कोई बात नहीं हो रही, तो ये तो कहीं ना कहीं देखिए गलत है। फिर भी देखिए, मेरी तो यही है कि अगर 4 अप्रैल को जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई है, अगर 4 अप्रैल को रिक्रूटमेंट पूरी हो जाती है, केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, पूरे काडर को एक साथ ज्वाइनिंग दी जाए, तो उसके जैसी तो कोई भी बात नहीं है। हर एक कैंडिडेट ने जब मेहनत की है, सबने साथ एग्जाम दिया, तो सबको एक साथ ज्वाइनिंग मिले, उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। पर जैसा आपको पता है कि 4 अप्रैल को अगर नहीं भी होती है, कुछ ऐसा कुछ आ भी जाए नेगेटिव, तो देखिए पहले ही हाई कोर्ट ने मौका दिया है कि आप 4 अप्रैल को अपनी बात रखिए नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को। तो अगर कहीं ना कहीं अगर 1% भी हम सेकंड ऑप्शन की तरह इसे लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव ही हो सकती है। और अब देखिए, ये आपको मेन इशू अब ये होना चाहिए कि किस तरह से पूरी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो। तो अब बात आती है कि क्या जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग दी जा सकती है, तो इसका आंसर होगा यस, दी जा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, क्या डिपार्टमेंट ने कोई भी कहीं भी इस तरह की लिस्ट या डाटा प्रिपेयर किया हुआ है जहाँ पे हमें पता लग सके कि ये तो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है या फिर ये अफेक्टेड कैंडिडेट है। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर होगा नो। डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी ऑफिशियली एटलीस्ट कोई भी डाटा या फिर कोई भी लिस्ट प्रिपेयर नहीं की हुई कि कौन तो इफेक्टेड कैंडिडेट है, कौन नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है। तो इसका तो सिंपल सा यही है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है एट प्रेजेंट। तो अब बात आती है कि क्या कभी इस तरह से नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को कभी भी कहीं भी ज्वाइनिंग दी गई है, और अगर दी गई है तो किन कंडीशंस में दी गई है, अभी हम ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को इस तरह से पहले ज्वाइनिंग दी गई है। और अगर अब मैं बात करूं कि कहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई है, तो इसके बारे में देखिए मैं आपके साथ विद प्रूफ मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। और वो कंडीशन किस तरह से 89-94 के लिए सिमिलर है, किस तरह से वो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं साथ के साथ में डिस्कस करते चलूँगी। सबसे पहली बात तो देखिए, आपने अभी कुछ दिनों में एक न्यूज़ काफ़ी सुनी होगी कि हरियाणा में ग्रुप डी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी गई है। तो देखिए, हरियाणा में ग्रुप डी की ज्वाइनिंग जो थी, या फिर कहे तो ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट थी, वो रिक्रूटमेंट भी सेम जैसे 89-94 की रिक्रूटमेंट कोर्ट में अटकी हुई थी, सेम ऐसे ही रिक्रूटमेंट थी जो कि काफ़ी टाइम से कोर्ट में अटकी हुई थी। उसमें आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा समझना होगा। अच्छा, जो हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था, क्योंकि उसी के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरह से दोनों केसेज में सिमिलैरिटीज़ है। देखिए, जो वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया एग्ज़ाम था 95 मार्क्स का, यानी कि रिटन एग्ज़ाम हुआ 95 मार्क्स का। और उसके बाद देखिए 5 मार्क्स कैंडिडेट को दिए गए सोशियो इकोनॉमिक्स के बेस में से। हो सकता है आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें शायद सोशियो इकोनॉमिक्स ये वर्ड भी शायद पहली बार सुना हो, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना सा समझ लेना है कि हरियाणा गवर्नमेंट उन सभी कैंडिडेट को जिनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या फिर जो फादरलेस कैंडिडेट है, इस तरह की कुछ कंडीशंस उन्होंने अपने गजट में डिसाइड कर रखी है कि इन सभी कैंडिडेट को सोशियो इकोनॉमिक के तहत क्या होगा कि रिटन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन्हें एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये कंडीशन हरियाणा गवर्नमेंट की है। और जहाँ तक मुझे लगता है किसी और स्टेट में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पे इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक के बेस पे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हो। तो देखिए, आप में से भी हो सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट को ये लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं, एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसे स्टार्टिंग से 5 मार्क्स उसे कन्फर्म है कि 5 मार्क्स तो उसके हैं, वो क्वेश्चन नंबर ये मान के चलते हैं जो मार्क्स नंबर 6 से स्टार्ट करेगा। एक कैंडिडेट जिसे सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं मिल रहे, वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ओवरऑल जो कट ऑफ प्रिपेयर करनी है वो तो 100 मार्क्स से करनी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मार्क्स की वेटेज होती है, वहीं पे 5 मार्क्स अपने आप में काफ़ी वेटेज रखते हैं। तो आप में से भी काफ़ी कैंडिडेट को ये काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी को बुरी भी लगी होगी कि ये तो गलत है। तो इसी चीज़ को लेकर देखिए, HSSC की जो रिक्रूटमेंट थी, हरियाणा में जो रिक्रूटमेंट थी, वो चली जाती है कोर्ट में। कैंडिडेट का बोलना था कि सर ये इस तरह से मार्क्स देना कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं ये कहीं कॉम्पिटिशन से कैंडिडेट को बाहर कर देती है।
तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह से लेके पूरा मुद्दा चला और उसके बाद इस पर बहुत सी सुनवाई हुई, बहुत सी तारीख पे तारीख मिलती रही। जिस तरह से ATT 5994 पे आप देख पा रहे हो कि हर महीने, हर 15वें दिन, हर 20वें दिन सुनवाई होती है, सेम वहाँ पे सिनेरियो बना। और सिनेरियो सिर्फ यही नहीं बना, सिनेरियो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई उस रिक्रूटमेंट को लेके कि न तो सरकार को समझ आ रहा कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट कैसे करनी है, न डिपार्टमेंट को समझ आ रहा, इवन हाई कोर्ट तक अपना कोई डिसीजन नहीं दे पा रहा कि अब इस पर किया क्या जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन थी। और ऊपर से जो हरियाणा सरकार थी उस पर प्रेशर है कि इलेक्शन सर के ऊपर है, 13,000 से ज़्यादा बड़ी रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट पूरी करनी है। क्योंकि देखिए ओबियस है कि हमेशा से ही होता है, हर गवर्नमेंट में होता है कि इलेक्शन के दौरान कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाती है। तो इसी को लेकर देखिए रिक्रूटमेंट, उसके बाद रिक्रूटमेंट कंप्लीट भी की गई है। और जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट की गई है, जिस मेथड को फॉलो किया गया है, जो एक मिड वे निकाला गया है, ये अपने आप में बहुत अच्छा है, जो कि ATT 5994 के कैंडिडेट के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैं कह सकती हूँ। जो ATT 5994 कैंडिडेट के लिए भी कह सकते हैं कि एक मिड पॉइंट हो सकता है, कि मिड वे हो सकता है। देखिए वहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट था उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि सर ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट के का जो फ्यूचर है इस पर डिपेंड है, और ऐसे में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे उन्हें 5 मार्क्स दिए जाए या फिर ना दिए जाए। यानी कि ओवरऑल उनके जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है या फिर सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे उन्हें सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स मिले चाहे ना मिले। सेम ऐसे ही आपको पता है ATT 5994 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनके सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे उन्हें सिलेक्शन के पेपर एक कैंसिल हो या फिर ना हो, सेम यही कंडीशन है बिल्कुल। तो ऐसे में क्या किया गया कि डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में परमिशन के लिए एक याचिका दायर की, और याचिका को क्या दी गई, परमिशन भी मिल गई। परमिशन मिली किस यहाँ पे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी के लिए, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये बात आप सभी के लिए। तो देखिए वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे कट ऑफ प्रिपेयर की गई कि आप कट ऑफ प्रिपेयर कीजिए कि कितने कैंडिडेट हैं जिन्हें हमें ज्वाइनिंग देनी है, कितना स्कोर है, ये सब करते हुए। और वहाँ पे जो कट ऑफ प्रिपेयर की गई, वहाँ पे 2 कट ऑफ प्रिपेयर की गई। जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये जो फाइनल जो सिलेक्शन की जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आप देख पा रहे हो कि हर एक कैटेगरी की 2 कट ऑफ यहाँ पे दी गई है। एक जो कट ऑफ है कंपेरेटिवली थोड़ी कम है, नेक्स्ट जो कट ऑफ है थोड़ी हाई है। तो अभी क्या किया गया, देखिए हमें तो सिर्फ ये समझने के लिए, हमें एक अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात कर लेती हूँ, वैसे तो सभी में 2-2 कट ऑफ दी गई है, हमारे लिए सिर्फ समझना है तो हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आप देख पाओगे जो फर्स्ट कट ऑफ है वो 77 पॉइंट समथिंग है, और जो नेक्स्ट कट ऑफ है वो है 81 पॉइंट समथिंग। तो देखिए अभी क्या किया गया है, ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 81 पॉइंट समथिंग से जो कट ऑफ दी गई इससे ऊपर बन रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइन करवा दिया गया है। यानी कि 81 पॉइंट समथिंग जो ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ प्रिपेयर की गई है उन सभी कैंडिडेट को इंक्लूड करके, जिन्हें चाहे 5 मार्क्स मिले या ना मिले उनके सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उन सभी को इंक्लूड करके ये कट ऑफ प्रिपेयर की गई है। और जो 77 की कट ऑफ है, ये क्यों प्रिपेयर की गई है, अब देखिए आपको पता है कि अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, कल को हो सकता है हाई कोर्ट ये डिसीजन दे दे कि हम 5 मार्क्स नहीं देंगे, तो ऑब्वियस है कि और भी कैंडिडेट होंगे जिनके 5 मार्क्स हट जाएंगे, तो ऑब्वियस है वो नीचे आ जाएंगे। तो ये 77 की कट ऑफ उन कैंडिडेट के लिए प्रिपेयर की गई है कि अगर कल को हाई कोर्ट से डिसीजन आता है कि हम 5 मार्क्स नहीं देंगे तो 77 कट ऑफ रहेगी, और 77 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे, बच्चे हुए बीच के जो कैंडिडेट हैं, उन सबको भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए 13,000 समथिंग सीट्स थी, अप्रोक्सीमेट 13,500 के आसपास सीटें थी, उसमें सिर्फ 10,000 के अराउंड ही कुछ सीटें हैं जिनका रिजल्ट जारी किया गया है। यानी कि अप्रोक्सीमेट 3,000 सीट्स ऐसी है जो कि रिजर्व रख ली गई है कि कल को जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है ये फॉलो किया जा सकता है ATT 5994 में भी। आपको पता है कि इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट का पूरा जो मुद्दा अभी है कि जो पेपर एक कैंसिल होने से न होने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये पैटर्न देखिए फॉलो किया जा सकता है ATT 5994 में भी। कैसे फॉलो किया जाएगा, सबसे पहली बात तो देखिए परमिशन लेनी होगी, और परमिशन लेगा कौन, परमिशन लेगा डिपार्टमेंट। क्योंकि देखिए कैंडिडेट ने अपने बिहाफ पे काफ़ी ट्राई करके देख लिया, कोशिश भी की, कैंडिडेट ने CM भी फाइल की, उसके बाद जो हुआ हाई कोर्ट में आपको ही पता है। मेन बात है कि अगर डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे चाहे तो हाई कोर्ट से इसके बारे में परमिशन ले सकता है कि हमें एटलीस्ट नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवाने की परमिशन दे दी जाए। और ये ऐसा है कि जो परमिशन दी भी जा सकती है, क्यों दी जा सकती है, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात एक और ऐड करना चाहूँगी। ये देखिए जैसा आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ATT 5994 की जो सुनवाई है वो हुई है रूम नंबर 17 में। हरियाणा की जो ये सुनवाई जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया, ये भी जो सुनवाई का जो फाइनल डिसीजन लिया गया था जिसमें परमिशन दी गई, ये भी सुनवाई हुई थी रूम नंबर 17 में। और जो जज साहब ATT 5994 की जो अभी सुनवाई कर रहे हैं, सेम जज साहब ने हरियाणा के लिए ये डिसीजन दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब सेम जजेज ने पहले ये डिसीजन दिया है तो अभी उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है ये उन्हें कन्विंस करना कि अभी अगर आपने पहले डिसीजन दिया तो एटलीस्ट यहाँ पे भी डिसीजन दे दिया जाए कि कैंडिडेट को इस तरह से ज्वाइनिंग दी जाए।
तो देखिए मेन बात है कि डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे इस चीज़ को रखे कोर्ट में कि हमें एटलीस्ट नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने की परमिशन दी जाए। इसके लिए डिपार्टमेंट को खुद से पूरा डाटा तैयार करना होगा, अफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, 2 कट ऑफ प्रिपेयर करनी होगी, जहाँ पे हाईएस्ट जो कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी, और ये सब करते हुए कुछ सीट रिजर्व भी रखी जाएगी। ये पूरी प्रोसेस चलेगी बाद में, पर मेन बात है कि पहले जो परमिशन दी जाए। अब देखिए हो सकता है आप में से काफ़ी कैंडिडेट को लगे कि मैं सिर्फ नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग के लिए मैं फेवर कर रही हूँ, पर एक्चुअल में देखिए मेन बात ये है कि सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो 4 अप्रैल को नेक्स्ट जो सुनवाई है उसमें पूरे काडर को ज्वाइनिंग के लिए परमिशन मिल जाए, सभी कैंडिडेट एक साथ ज्वाइन करें। जैसे तो कोई बात ही नहीं हो सकती, मैं पहले भी बोलती आई हूँ, अगर पूरे काडर को ज्वाइनिंग मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज़ आप सोच के देखिए, हम जब स्टार्टिंग में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उस टाइम एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था कि जो लिस्ट है वो पहली लिस्ट जो आई वो 3000 के अकॉर्डिंग आई या फिर 5994 के अकॉर्डिंग आई। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पूरा मतलब कह सकते हैं उनका मेन टारगेट यही था कि 5994 के अकॉर्डिंग लिस्ट आ जाए। उसके बाद देखिए अब वही कैंडिडेट सेम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 3000 की लिस्ट आ जाए। एटलीस्ट जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तो स्टार्ट हो। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, न तो कोई ज्वाइन कर पा रहा, न कोई डिसीजन आ रहा। इससे तो अच्छा है कहीं ना कोई तो पॉजिटिव सुनने को मिले। बाकी तो देखिए जो भी होगा 4 अप्रैल को, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि 4 अप्रैल को हाई कोर्ट से पूरे काडर की जो ज्वाइनिंग के लिए परमिशन मिल जाए, पूरा काडर एक साथ ज्वाइन करे। हर एक कैंडिडेट को जिसने एग्जाम क्लियर किया है उन सबको एक साथ ज्वाइनिंग दी जाए। बाकी देखिए अभी क्या होगा कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें शायद ये चीज़ पॉजिटिव लगे, जो अफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड का मैंने बताया। काफ़ी कैंडिडेट को ये चीज़ अच्छी भी ना लगे, उन्हें ये लगे तो बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। काफ़ी कैंडिडेट को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, किसी को शायद बुरी लगे, क्योंकि 14,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों पेपर ए भी क्वालिफाई किया, पेपर बी में भी उन्होंने मार्क्स स्कोर किए जो भी। तो ऑब्वियस है सबके हर एक कैंडिडेट का माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक कैंडिडेट के लिए एक ही चीज़ अच्छी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। और ऐसे में देखिए बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने ATT 5994 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। उन्होंने क्या किया कि पहले दिन जैसे ही उनका जो स्कोर है वो जारी किया गया, उसी दिन से उन्होंने पूरी अनाउंसमेंट कर दी अपने आस पड़ोस में सब दोस्तों में कि मैं तो लग चुका हूँ टीचर। और अब मैं टीचर लग चुका हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा ज्ञानवान या फिर इस कह सकते हैं ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो अथाह जो ज्ञान है वो मेरे पास ही है। मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, और कोई सामने से मुझे आके कोई चीज़ समझा दे ये चीज़ तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और ऐसे में देखिए वही कैंडिडेट आके कमेंट करते हैं कि आपको तो नहीं पता। तो मेरी उन सभी कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको ये लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये गलत है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है उसमें कुछ चेंज किया जा सकता था, कुछ गलत है, तो सिर्फ आप ये कमेंट मत कीजिए कि आप गलत बता रहे हो या फिर ये आपकी इन्फॉर्मेशन फेक है या गलत है। आप ये भी ज़रूर क्लियरिफाई कीजिए कि गलत चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है, मतलब सोल्यूशन भी साथ के साथ ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि जिनको शायद वो इन्फॉर्मेशन ना पता चले कि क्या गलत है तो उनको भी समझ आ सके कि गलती क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। सिर्फ ये मैसेज कर देने से कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इससे बात नहीं बनेगी। आप भी टीचर हो, समझाइए सबको, समझाने आपका काम, आपको समझाना है आज नहीं तो कल। बाकी उम्मीद है कि आप जो भी करो कि हाँ आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी उसे पूरा क्लियरिफाई करो। दूसरा देखिए ऑब्वियस है कि जब एक जॉब लगती है तो सबको थोड़ा सा हो ही जाता है कि चलिए कि मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर लग चुका हूँ, मुझसे तो अब ऊपर कौन हो सकता है, ये चीज़ ऑब्वियस है। और हर एक इंसान के लिए देखिए ईजी भी नहीं होता, हर एक कैंडिडेट ऐसा नहीं होता जिससे ये जो इतनी बड़ी जो अचीवमेंट जो उसे मिलती है हर एक कैंडिडेट से संभाली नहीं जाती है, और उसी वजह से कुछ इस तरह की नादानियाँ की जाती है। बाकी देखिए उन सब के लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस कह दो, कुछ भी कह दो, कि जो अभी आप ज्वाइन नहीं किए हो, अभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कह सकते अपने आप को। बाकी जो चीज़ आज आप अभी फील कर रहे हो ये चीज़ मैं आज से काफ़ी साल पहले मैं फील कर चुकी हूँ। और देखिए बहुत डिफरेंस होता है एक स्कूल में एज ए टीचर काम करना और एक ऑफिशियल में या फिर कहते एक ऑफिस में जॉब करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज होती है, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, और मुझे इन दोनों का एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद है कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे, और जो चीज़ अगर आपको लगे कि गलत है कुछ है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर कमेंट करेंगे। बाकी खैर देखिए वही बात है कि हम इंसानों को समझा सकते हैं बट मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता, और जो इंसान मूर्ख होता है उसे सभी मूर्ख ही नज़र आएंगे। बाकी तो खैर छोड़िए जो भी है, आगे मेन बात है कि उम्मीद है कि अब आपको चीज़ समझ ज़रूर आई होगी कि किस तरह से ATT 5994 में ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और उससे भी देखिए ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि पूरे के पूरे काडर को एक साथ ज्वाइनिंग दी जाए, पूरे के पूरे काडर को अच्छे से पक्ष रख के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाई जाए। डिपार्टमेंट अच्छे से अगर पैरवी अभी भी करे तो भी देखिए 4 अप्रैल को पूरा जो मुद्दा है सॉर्ट आउट हो सकता है, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है, और कोड ऑफ कंडक्ट में भी ज्वाइनिंग हो सकती है। काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में अभी भी डाउट है, पता नहीं ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी शेयर की है,
हो सकता है काफ़ी जो ज्ञानवान जो लोग हैं, जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़े आए हुए लोग हैं, उन्हें वो भी गलत लगती होगी। बाकी देखिए जो फैक्ट एंड फिगर है, जो सब कुछ अवेलेबल है डाटा, मैंने तो उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ बातें की। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। और अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जो भी क्वेरीज हो वो सोल्व हो पाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।